मूवी की शुरुआत आइसलैंड के खूबसूरत नज़ारों को दिखाते हुए होती है। यहीं सड़क पर हम एक बड़ी सी गाड़ी को देखते हैं जो बहुत तेज स्पीड में जा रही थी। इसी गाड़ी के अंदर एक यंग अमेरिकन कपल बैठा हुआ था जिसमें लड़की का नाम जेनई और लड़के का नाम रिले था। ये दोनों आइसलैंड में अपनी छुट्टियों को मनाने के लिए आए हुए थे। रिले अपना कैमरा निकाल करके जेनई के फोटोज क्लिक करता है। जेनई भी एक्साइटेड होकर के अपने अलग अलग तरह के पोज दे रही थी। इसके बाद ये होटल रूम में अपने सामान को रखते हैं और निकल पड़ते हैं आइसलैंड घूमने के लिए। ये दोनों अलग अलग जगह पर जाते हैं जहां पर रिले सिर्फ जेनई के फोटोज क्लिक कर रहा था। फिर जब रात को ये दोनों डिनर कर रहे थे तब जेनई रिले से कहती है कि तुम्हारे इस पुराने फोन की रील यहाँ पर नहीं मिलेगी, इसलिए मैं तुम्हें एक नया कैमरा खरीद करके दूंगी। लेकिन रिले इसके लिए मना कर देता है क्योंकि वो बहुत सारे रील्स लेकर के आया था। सिर्फ इतना ही नहीं, वो फोटोज को ऑटो करेक्ट करके परफेक्ट नहीं बनाना चाहता था, बल्कि वो इसकी परफेक्शन के साथ नेचुरली तरीके से फोटो कैप्चर करना चाहता था। इसके बाद ये फेमस टूरिस्ट स्पॉट देखने के लिए जाते हैं जैसे ऐतिहासिक चर्च, फेमस झरने वगैरह। फिर रात को ये दोनों सो जाते हैं होटल रूम में जाकर। आधी रात को जेनई की जब आँख खुलती है तो वो विंडो के पास जाकर के बाहर का नजारा देखने लगती है। तभी वो एक बहुत तेज रोशनी देखती है जिससे कुछ सेकंड के लिए आसमान में उजाला हो गया था। फिर अचानक से वो रोशनी गायब हो जाती है। जब सुबह होती है तो ये दोनों जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए तो देखते हैं कि होटल का बुफे एकदम खाली था। यहाँ तक कि होटल में कोई स्टाफ भी नहीं था। इसके बाद ये बाहर जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, लेकिन जैसे ही सड़क पर पहुँचते हैं पर सड़क भी पूरी तरह से खाली थी। कहीं भी किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। ये दोनों सोचने लगते हैं कि कहीं आज कोई हॉलीडे तो नहीं है। फिर ये दोनों जाते हैं अलग अलग बिल्डिंग में देखने के लिए, लेकिन इन्हें कहीं भी कोई इंसान नजर नहीं आता। ऐसा लग रहा था कि रातों रात लोग गायब हो चुके हैं। ये हर तरफ ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कोई मिल जाए, लेकिन जब कोई नहीं मिलता तब ये इस चीज को मान लेते हैं कि इस जगह पर इनके अलावा और कोई भी नहीं है। ये अपने रिलेटिव्स को भी कॉल करते हैं लेकिन कोई भी कॉल नहीं उठाता। टीवी पर भी कोई न्यूज चैनल नहीं आ रहा था। सभी सोशल मीडियाज भी साइलेंट हो चुके थे। होटल में लौटने के बाद रिले अपने लैपटॉप को चालू करता है तो इंटरनेट ऑन करके देखता है जो काम कर रहा था, लेकिन न्यूज चैनल ने कल रात से अपनी वेबसाइट पर अपडेट्स नहीं किए थे। परेशान होकर के वो पूरी दुनिया के बारे में सर्च करते हैं। तब इन्हें पता चलता है कि दुनिया में कोई भी नहीं था। पूरी दुनिया ही अचानक से खाली हो चुकी थी। इन्हें इस चीज पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि यह सच है कि पूरी दुनिया में इन दोनों के अलावा कोई भी इंसान नहीं है। ये बार बार ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन आखिर इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि इनके अलावा अब कोई भी इंसान नहीं बचा। जब ये एक कार के विंडो को खुला हुआ देखते हैं तब ये उसमें बैठ कर के जाते हैं किसी इंसान को ढूंढने के लिए। ये दोनों शहर के बाहर एक गांव में चले जाते हैं लेकिन वो गांव भी पूरी तरह से खाली था। जेनई को लगने लगता है कि सच में एपोकलिप्स आ चुका है। रिले जेनई से कहता है कि तुम अपनी माँ को कॉल करो, लेकिन उसकी माँ भी कॉल नहीं उठाती। अब ये दोनों पूरी तरह से हार मान करके बैठ जाते हैं, लेकिन ये खुद को दिलासा देते हैं कि कम से कम ये दोनों एक दूसरे के तो साथ हैं। रात को ये होटल में वापस आ जाते हैं। जेनई बहुत ज्यादा थकी हुई थी और परेशान और चिड़चिड़ी भी हो चुकी थी। जब सुबह होती है तो रिले जेनई को उठाता है, लेकिन जेनई का मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं था। दरअसल वो बिस्तर से उठना ही नहीं चाहती थी। फिर जेनई रिले से पूछती है कि हम घर कैसे जाएंगे, लेकिन इस बारे में तो रिले भी नहीं जानता था। फिर वो जेनई का मूड ठीक करने के लिए उसका फेवरेट ब्रेकफास्ट बना करके लाता है। वो खाने लायक तो बिल्कुल भी नहीं था, पर जेनी फिर भी खुश होकर के उसे खाती है क्योंकि रिले उसकी बहुत ज्यादा केयर कर रहा था। इसके बाद ये पास ही के ग्रोसरी स्टोर में जाकर के कुछ सामान उठा लेते हैं। रिले एकदम सर्वाइवल मूड में था और वो बहुत सारी चीजें उठा लेता है। फिर वो एक बड़ी और शानदार कार भी ढूंढता है ताकि वो इन चीजों को अपने पास रख सके, क्योंकि अब इस दुनिया में इन्हें रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं था। इसके बाद ये होटल रूम में जाकर के अपने सामान को पैक करते हैं और फिर निकल पड़ते हैं एक बड़े और आलीशान घर की तलाश में। कुछ ही देर बाद इन्हें अपनी पसंद का एक शानदार घर भी मिल जाता है और रिले जाकर के सेट हो जाता है उसमें, लेकिन जेनई अभी भी बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी। फिर ये कपड़ों की दुकान में पहुंचते हैं जहां पर जेनई अपनी पसंद की एक दो ड्रेसें ले लेती है। तब रिले कहता है कि शानदार मौका है इसलिए बहुत सारी ड्रेसें उठा लो, कहीं लोग फिर से वापस आ गए तो हम ये सब कुछ नहीं कर पाएंगे। ये दोनों बहुत सारी ड्रेसों को पहन करके चेक करते हैं। फिर हंसी मजाक मस्ती करते हुए ड्रिंक करते हैं और मोनोपोली भी खेलते हैं। इसके बाद ये गाँव की तरफ ड्राइव करते हैं। तब जेनई रिलैक्स फील करती है। इसके बाद ये पहुँचते
पहुंचते हैं जियोथर्मल पुल पर, जहां पर घास पर कपड़े बिछा कर के लेट जाते हैं। इसके बाद जेनी अपने कपड़े निकाल कर के जाती है पुल में नहाने के लिए और रिले उसके फोटोज को क्लिक करने लगता है। फिर वो भी पुल के अंदर कूद जाता है। यहाँ पर ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद बाहर आकर के सो जाते हैं। इसके बाद जेनी घूमने लगती है हरे भरे खेतों में और रिले भी उसके पीछे पीछे जाकर के फोटोज को क्लिक कर रहा था। जब शाम होती है तो ये वापस होटल लौट आते हैं। फिर ग्रोसरी स्टोर में जाकर के रिले बच्चों की तरह खेलना शुरू कर देता है। तभी अचानक से वो गिर जाता है फिसल करके और उसे चोट लग जाती है। रात को ये पार्टी वेयर ड्रेस पहन करके डिनर करते हैं। तब जेनी उस पर गुस्सा करती है कि बच्चों की तरह खेलने की क्या जरूरत थी, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो यहाँ पर तो ना कोई डॉक्टर से है और ना कोई मदद करने वाला। तब रिले कहता है कि तुम मुझ पर गुस्सा क्यों कर रही हो। ये सुनकर के जेनी नाराज होकर के चली जाती है यहाँ से। थोड़ी देर बाद रिले एक बुके लेकर के उस घर में आता है जिस पर इन दोनों ने कब्जा कर लिया था। वो बुके लेकर के जेनी के पास जाता है उसे मनाने के लिए और प्रॉमिस करता है कि वो कभी गुस्सा नहीं करेगा। इस पर जेनी उससे कहती है कि मुझे अपनी फेवरेट बुक यहाँ पर लेकर के आनी चाहिए थी। तब रिले उस बुक की नई कॉपी दिलवाने का प्रॉमिस करता है, पर जेनी को तो वही बुक चाहिए थी क्योंकि वो उसके डैड ने गिफ्ट किया था और उस बुक से उसकी कई यादें भी जुड़ी हुई थी। जेनी ने उस बुक में उस डेट को नोट किया था जब उसने पहली बार रिले को प्रपोज किया था। अब जेनी कैसे भी करके अपने घर वापस जाना चाहती थी, लेकिन इस वक्त ये पॉसिबल नहीं था। अब ये दोनों सोचने लगते हैं कि अब करें तो क्या करें। इसके बाद ये फिर से एक टूरिस्ट स्पॉट पर जाते हैं और बहुत सारे फोटोज क्लिक करते हैं। जब ये घर लौटते हैं तो नल में पानी नहीं था। तब रिले ब्लूबेरी योगर्ट खाने लगता है। जेनी उससे कहती है कि इसके एक्सपायर होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं, इसलिए तुम्हें ये नहीं खाना चाहिए था। वो उसे ये भी कहती है कि अगर खाना खत्म हो गया तो हम फंस जाएंगे। तब रिले मुस्कुराते हुए कहता है कि हम खेती कर लेंगे और मछलियाँ पकड़ लेंगे, लेकिन जेनी को उसका इस तरह से मजाक करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसके बाद रिले स्विमिंग करता है और जेनी चली जाती है एक चर्च में, जहाँ वो एक स्टेचू देखती है जिस पर अजीब किस्म के मार्क्स बने हुए थे। वो स्टेचू से सवाल करती है कि सारे लोग आखिर कहाँ चले गए, पर वो स्टेचू कहाँ बोलने वाला था। इसके बाद ये दोनों सिटी के बाहर हॉट स्प्रिंग पहुँचते हैं, जहाँ रिले जेनी को दुनिया की धड़कन सुनाने के लिए कहता है। साथ ही ये भी कहता है कि उसे आइसलैंड से प्यार हो गया है। इसके बाद ये दोनों पहुँचते हैं वोल्केनिक रॉक वाले एक बीच पर। रिले जेनी को उस जगह की पौराणिक कथा सुनाने लगता है। जेनी कहती है कि तुम अपनी कहानी बाद में सुनाना, फिलहाल तो पीने का पानी खत्म हो गया है। इसके बाद ये दोनों एक क्रैश हुए प्लेन के पास पहुंचते हैं। रिले को उस टूटे हुए प्लेन में भी खूबसूरती नजर आती है और वो उसके फोटोज क्लिक करना शुरू कर देता है। जेनी उसे तंग आ जाती है और कहती है कि तुम हर चीज को खूबसूरत बताकर मुझे जबरदस्ती खुश करने की कोशिश क्यों कर रहे हो। ये प्लेन किसी भी काम का नहीं है। जेनी की बातों को सुनकर के बेबस रिले उससे पूछता है कि अब तुम ही बताओ कि मैं करूँ तो क्या करूँ। तब जेनी रिले को यहीं पर छोड़कर के गाड़ी लेती है और चली जाती है। रिले उसी प्लेन के अंदर रात गुजारता है और जेनी रास्ते में गाड़ी रोक करके उसी में सो जाती है। जब सुबह होती है तो वो वापस आती है रिले को लेने के लिए, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं करते। यहाँ पर जेनी रिले को पीने के लिए कुछ देती है। फिर ये दोनों वापस शहर आ जाते हैं। रिले शहर में चारों तरफ घूमता है और दीवारों पर बनी हुई पेंटिंग की फोटोज क्लिक करता है। एक पेंटिंग ऐसी थी जिसकी आंखों को देख करके उसे डर लग रहा था और वो घबरा करके फिल्म रोल को डिस्ट्रॉय कर देता है। उधर जेनी लैपटॉप से किसी और से कनेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कामयाब नहीं होती। इसके बाद वो चर्च जाती है और इधर रिले कोई मशीन बनाने के लिए चीजों को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। तभी अचानक से डोर बंद हो जाता है एलिवेटर का। ये देख कर के रिले बुरी तरह से घबरा जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वो अपने आप ही खुल जाता है। तब वो सही सलामत आ जाता है घर पर। जेनी घर पर नहीं थी और रिले अजीब तरह की मशीन बनाने की कोशिश कर रहा था। उधर जेनी को एक घोड़ा मिल जाता है। तब वो उस पर बैठ कर के सवारी करती है और उसे कुछ खिलाने की कोशिश करती है। उसे तसल्ली होती है कि कम से कम कोई जानवर तो नजर आया। जब ये दूसरी जगह घूमने के लिए जाने लगते हैं तब जेनी अपने पुराने वॉइसमेल को प्ले करके सुनने लगती है, क्योंकि वो अपने फैमिली और फ्रेंड्स की आवाजों को भी भूलने लगी थी। रास्ते में इन्हें ग्लेशियर नजर आता है। तब ये उसके ऊपर जाकर के बैठ जाते हैं। तब जेनी कहती है कि यही नेचर का पावर है, लेकिन रिले अभी भी नाउम्मीद नहीं हुआ था। इसके बाद ये दोनों एक लेक साइड पर बने हुए केबिन में पहुंचते हैं। तब रिले जाता है जंगल में लकड़ियां लेने के लिए। तभी उसे नेल्स नाम का एक बूढ़ा आदमी नजर आता है, जिसे देख कर के रेली चौंक गया था। उस आदमी की तबीयत ठीक नहीं लग रही
थी। रिले और जेनी अपना खाना उसके साथ शेयर करते हैं। नेल्स इन्हें बताता है कि मैंने भी कई दिनों से दूसरे इंसानों को नहीं देखा था। मुझे लगने लगा था कि दुनिया का अंत होने वाला है, इसलिए मैं यहाँ जंगल में आ गया। फिर रात को जब रिले सो रहा था उस वक्त जेनी फाइव प्लेस के पास बैठी हुई थी। वो यहाँ पर नेल्स को अपनी फैमिली के बारे में बताती है। नेल्स भी उसे कहता है कि मैं समंदर के बीच में ही रहता था, मेरा घर तो था लेकिन फिर भी मैं एक बेघर की तरह था। अगली सुबह रिले जेनी को जगा करके एक बैड न्यूज देता है कि नेल्स की मौत हो गई है नींद में ही। इसके बाद ये दोनों शहर लौट करके आ जाते हैं। जेनी डक टेप निकालती है और खाली घरों को मार्क करने लगती है। रिले को उसकी यह हरकत बेमतलब की लग रही थी। वो जेनी से कहता है कि सारे घर ही खाली है तो फिर मार्क क्यों लगा रही हो। इसके बाद वो जेनी को एक नदी के पास ले जाता है और बताता है कि हम जिस दिन जिस ग्लेशियर पर बैठे थे वही मेल्ट होकर के यहाँ नदी बनकर के बह रहा है। इसके बाद ये डिनर करते हैं और बचा हुआ पानी भी खत्म कर देते हैं। फिर जेनी जब बर्तन साफ कर रही थी तभी उसके लैपटॉप में एक मेल आता है। जेनी एक्साइटेड होकर के जाती है देखने के लिए, पर वो रिले का भेजा हुआ एक फोटो था। अगली सुबह रिले को एक व्हाइट वेलवेट दिखता है जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था। फिर वो अपना बनाया हुआ वाटर पंप एक्टिव करता है और एक एनवेलप को खोलता है जिसमें उसके क्लिक किए हुए फोटोज थे। इसके बाद वो जेनी को ढूंढने के लिए जाता है थर्मल पुल के पास। वहाँ पर वो जेनी की बॉडी को पुल में फ्लूड होते हुए देख करके टेंशन में आ गया था। दरअसल वो इस सिचुएशन को सह नहीं पाई थी और इसी वजह से उसने अपने आप को खत्म कर लिया था। जेनी को बाहर निकालने के बाद वो खुद भी अपने आप को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अंदर सरवाइव करने की चाह इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो ऐसा नहीं कर पाता। इसके बाद वो जेनी की बॉडी को वहीं पर छोड़कर गाड़ी में बैठ कर के यहाँ से बहुत दूर निकल जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि अब वो दुनिया में बिल्कुल अकेला था। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी बोके खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।